नमस्कार बच्चों। सीए फाइनल पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, ये आपका पेपर हुआ आज के दिन 21 मई 2022 को। इस पेपर का मैं रिव्यू या कह लीजिए थोड़ा किस तरह से आंसर हम कर सकते थे उसका डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, जिनके बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं दोनों ग्रुप में, वो प्लीज़ ये लेक्चर ये वीडियो आज ना देखें, ताकि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी इस तरह की नहीं आनी चाहिए। बाद में आप देख सकते हैं। तो जैसे ही पेपर आया है, मैं फटाफट इसका एक तरह से सॉल्यूशन कह लीजिए या उसके ऊपर बात करने वाला हूं। तो थोड़ा फास्ट रहूंगा और हो सकता है कुछ ओवरसाइट में मीन्स कोई एक आधी चीज़ भूल चुक हो जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही पेपर आया तुरंत मैं आपके सामने इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखिए, मोटा मोटा एनालिसिस क्या है, अगर मैं देखूं इससे पहले भी जो पेपर आए थे, मैंने बड़ा क्लियरली कहा था इंस्टीट्यूट डायरेक्ट या सीधे प्रश्न लेके नहीं आ रहा, सर्जिकल स्ट्राइक करता है। मतलब एक एक चीज़ पे आपको सोचना पड़ेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से ये पेपर था। नंबर 2, अगर हम देखते हैं जितने भी प्रश्न आए हैं, क्या कोई आउट ऑफ कोर्स था? बिल्कुल कुछ ऐसा था तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हर प्रश्न पे सोचना पड़ेगा। पेपर स्वाभाविक है लेंथी है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स बहुत ज़्यादा थे। और एमसीक्यू में भी जो बच्चों ने मेरे को फीडबैक दिया कि हाँ वो थोड़ा मिक्स था, लेकिन अधिकतर लोगों का यही कहना था 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि जो सब्जेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में जैसे 4 नंबर की कोई चीज़ हो। तो आइए हम ये डिस्क्रिप्टिव जो भी क्वेश्चन पेपर हमारा है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न है कि आप एक लिस्टेड कंपनी है, आपके यहाँ 500 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, द कंपनी इज हैविंग 500 स्मॉल। लेकिन अब देखिए टेक्निकल क्या था, यहाँ ये क्या लिख दिया 50 शेयर होल्डर, यहाँ ये नहीं बताया स्मॉल हैं ये 50। तो यहाँ पे आपने अपना क्या देना है, प्रिजम्पशन। देखिए, इससे पहले मैं क्लासेस में कहता हूँ कि अब लॉ के पेपर ऐसे आ रहे हैं जो प्रिजम्पशन बेस्ड है। बिल्कुल आप अपना एक नोट देते हुए, एक प्रिजम्पशन देते हुए उसे सॉल्व कीजिए। ये 50 शेयर होल्डर को अगर हम मान लेते हैं स्मॉल शेयर होल्डर, तो इन्होंने प्रपोज किया है कि एक अमर जो है उनको एक डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए। अमर के पास भी शेयर्स हैं, वो खुद स्मॉल शेयर होल्डर है, क्योंकि स्मॉल शेयर होल्डर का मीनिंग क्या लेके चलते हैं, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये के नॉमिनल वैल्यू के क्या है शेयर्स हैं। और ऑब्वियसली इसके ऊपर हम क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 151 पढ़ते हैं, रेड विद रूल नंबर 7 में हम ये पढ़ के आते हैं। तो अब आप इसे अपॉइंट करना चाहते हो, पूछा गया वेदर द प्रपोजल टू अपॉइंट कैन बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी, अडॉप्ट कर सकते हैं नहीं। देखिए, हम इसके लिए बड़ा क्लियरली ये पढ़ते होते हैं कि अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट करना चाहते हो तो इसके लिए एप्लीकेशन क्या है, कहीं या पिटिशन कहें, वो देनी पड़ती है। और वो किसके द्वारा देनी पड़ती है? देखिए, या तो ये कम से कम क्या हों, आपके 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हों, या फिर जो जितने स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनका 10%। तो नेचुरल है जब हम ये लिमिट इसके ऊपर 10% की लगाते हैं, 500 स्मॉल शेयर होल्डर का 10% लेते हैं, तो वो 50 निकल के आता है। इसलिए हमने ये क्या ली है, प्रिजम्पशन ली है। तो उसके हिसाब से अगर हम जवाब दें, डायरेक्टर्स क्या इस तरह से अपॉइंट कंपनी को करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे ऑब्वियसली द आंसर इज व्हाट, यस। साथ में ये भी पूछा गया है, ऑल्सो स्टेट कैन द कंपनी अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इफ देर इज नो सच प्रपोजल मूव्ड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। तो हम बड़ा क्लियरली पढ़ के आते हैं कि 151 में स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट किया जाता है वॉलेंट्री या कंपलसरी। तो कंपलसरी तो यहाँ हो गया, 10% ने जब एप्लीकेशन दे दी है। तो साथ में हम पढ़ते हैं वॉलेंट्री, जिसका मतलब है कंपनी सीओ मोटो, दैट मीन्स वॉलेंट्री भी अपनी तरफ से अपॉइंट कर सकती है। तो ये 4 नंबर का प्रश्न था जो कि क्वाइट जेन्युइन है, लेकिन उसके अंदर एक जो ट्रिकी पॉइंट था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया कि वो 50 के आगे ये नहीं बताया गया है कि भाई वो स्मॉल है या नहीं है। देन बी पार्ट इसका जो है वो 6 नंबर का आपको नजर आ रहा है, अगेन इंटरेस्टिंग रहेगा। बी पॉइंट में कहता है आप एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, मिस्टर विवेक हैं, पीआरआई हैं, आप उनको एमडी अपॉइंट कर रहे हो। ध्यान से देखिएगा, 1 जून को अपॉइंट कर रहे हो, 2021 को अपॉइंट कर रहे हो। दैट मीन्स अप्रैल और मई में ये एमडी नहीं है। तो यहां से हमें बस ये ध्यान रखना था कि 10 महीने का हमें कैलकुलेशन करना होगा अगर उसका रेम्यूनरेशन वगैरह हमसे पूछा गया है। तो देखिए, उसके बाद हमें यहाँ कुछ डिटेल्स दे रखी हैं जनाब की। तो डिटेल्स में हमें बताया गया कि भाई साहब इसके सैलरी है 60 लाख रुपए। जी बिल्कुल ठीक है, 60 लाख है, कोई बात नहीं, हम उसे 10 मंथ्स पे कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड एलटीसी से रिलेटेड आपको स्पेशल चीज़ क्या पता होनी चाहिए। देखिए, स्केड्यूल नंबर ऑब्वियसली हम 5 में, पार्ट नंबर 2 में, सेक्शन नंबर अगेन सेक्शन नंबर 4 में ये पढ़ते हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जहाँ आपने लिमिट भी 12,000 वाली देखी होगी, और एलटीसी ये हम रेम्यूनरेशन का हिस्सा नहीं लेते हैं, नॉट इंक्लूडेड, हम इसे रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं लेते हैं। अगर आप क्या है, इफ एनआरआई है,
लेकिन यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो आप क्लियरली मैंने ऊपर हाईलाइट भी कर दिया, आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हैं तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, ये इंक्लूड किया जाएगा, विल बी इंक्लूडेड। देन प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर कंपनी ने एक पॉलिसी ली है कि कोई फ्रॉड या नुकसान हो जाए आपकी वजह से, क्या वो आपकी रेमुनरेशन का पार्ट होगा। देखिए हम क्लियरली ये पढ़ते हैं 197 सबसेक्शन 13 में दो बातें होती हैं, येस और नॉट, कि अगर फ्रॉड नहीं किया है तो ये रेमुनरेशन का हिस्सा नहीं है, वरना ये होगा। तो आइए इसके ऊपर हम आगे देखते हैं कि भैया क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए फर्दर हमें ये बताया गया है कि उसने एलटीसी ले लिया है और ये मतलब हम इसको प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे क्योंकि एलटीसी तो एक खर्चा हो गया कहीं भी घूमने का या जाने का, राइट। ठीक है जी, कहते हैं गिल्टी नहीं है, गिल्टी नहीं है तो एक चीज क्लियर होगी, जो ये था आपका ये वाला हिस्सा, हम इसको रेमुनरेशन का पार्ट नहीं लेंगे, राइट, एक चीज। देन आगे चलिए, कंपनी ने कहता सेक्शन रेजोल्यूशन पास नहीं किया है अगर लिमिट्स एक्सीड होती हैं। देखिए शेड्यूल 5 में ऑब्वियसली पार्ट नंबर 2 में, और ये आपका सेक्शन नंबर 2 में हम पढ़ते हैं कि अगर लॉसेस वगैरह हैं या इनएडिक्वेट हैं तो हम ये लिमिट पढ़ते हैं उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा है कंपनी लॉसेस में है और इफेक्टिव कैपिटल बहुत ही सिंपल दिया है कि वो नेगेटिव है, राइट। तो अगर आपकी नेगेटिव है ये आपकी कैपिटल, और ये पिछले साल की देखिए 2021 की दे रखी है डाटा के हिसाब से, तो ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ते होते हैं कि आपकी जो रेमुनरेशन की एक लिमिट बनती है, वो लिमिट कितनी बनती है, वो आप मैक्स दे सकते हैं 60 लाख रुपया। 60 लाख ऑब्वियसली ये पर एनम या फाइनेंशियल ईयर कह लीजिए उसके हिसाब से होता है, लेकिन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन में साफ ही लिखा है लॉसेस है। तो अब आपसे पूछा गया है कंप्यूट द अमाउंट जो हम इसे रेमुनरेशन के रूप में दे सकते हैं, और कहता है अगर एक्सेस रेमुनरेशन दी गई है तो उसे रिकवरी कैसे लें। तो देखिए रिकवरी से रिलेटेड ये आपको पता होगा, ये 197 में ही हम दो सेक्शन पढ़ते हैं। 197 में सब सेक्शन 9 एंड 10 कि अगर एक्सेस दे दिया गया है तो रिफंड लिया जाता है, और रिफंड लिया जाता है कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर, मतलब वो आदमी अपने पास एज ए ट्रस्ट रखेगा। लेकिन सब सेक्शन 10 में हम पढ़ते हैं कि वेव किया जा सकता है कि अगर आप यही 2 साल के अंदर क्या पास कर दें, एसआर पास कर दें, और साथ में अगर वो भी आपको पता होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह का ड्यूज डिफॉल्ट है तो उससे भी अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं क्या 60 लाख से हमारी लिमिट, ये पर एनम है, वैसे भी आप ध्यान दीजिए अगर हम इसको 10 मंथ्स पे कन्वर्ट करेंगे स्वाभाविक है हमें 50 लाख के हिसाब से यहाँ पे देखना है। तो आइए हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहली बात सैलरी है, राइट, तो 10 महीने के लेंगे 50 लाख हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देखिए 3 लाख है, तो ऑब्वियसली इसे भी हमें 10 मंथ्स पे क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो इसे भी आप कीजिए 10 मंथ्स पे कन्वर्ट, और दैट मीन्स 2.5 लाख रुपए हो गए ये, राइट। और एलटीसी उसने कहा था इसे हम पूरा का पूरा ही लेके चलेंगे, ये प्रीमियम वाला पॉइंट नहीं आएगा। तो यहाँ आप देखते हैं अमाउंट क्या हो गया, 50 लाख से एक्सीड कर गया। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे एसआर चाहिए था, कुछ पैसा एक्स्ट्रा हुआ, वो आप सोल्व करके यहाँ पे बता भी सकते हैं कि इतना पैसा एक्सेस हुआ जो उससे क्या किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि आप एक पब्लिक कंपनी हैं और आप एक ज़मीन खरीदना चाहते हैं अपने डायरेक्टर मनोज से मार्केट वैल्यू में, और एक प्रोजेक्ट आपने डेवलप करना है कमर्शियल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। इन कंसिडरेशन कंपनी उसे क्या दे रही है, पैसे नहीं दे रही, फ्लैट दे रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 192 के ऊपर, नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर डायरेक्टर वगैरह के साथ आप कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले ही जनरल मीटिंग में आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होता है। और जब उसके लिए आप नोटिस जारी करते हैं अंडर सेक्शन 101, तो नोटिस के अंदर आपको बताना होता है कि भैया सारे के सारे पर्टिकुलर्स बताओ, क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या दिया, कैसे दिया, प्लस एसेट्स हैं तो आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो कि हम 247 में पढ़ के आते हैं उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लगानी पड़ती है। तो बस यही पूछा गया है आपसे, एडवाइज कीजिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेदर कैन एंटर इनटू दिस एग्रीमेंट, व्हाट विल हैपन इफ द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इज कॉन्ट्रावेंड। ऑब्वियसली उसके बाद हम इसकी पेनल्टी वगैरह जो हम पढ़ते होते हैं कि हाँ गुड फेथ में है, बोनाफाइड है, तो वो वॉइडेबल एंड वॉइड वगैरह ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये 192 के ऊपर आपका ये प्रश्न था। देन देयर आफ्टर
क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कहता है जी आप एक होली ऑन्ड सब्सिडरी हैं, ठीक है, आपके सारे शेयर्स इस HTC ने ले रखे हैं इंक्लूडिंग उसके, क्योंकि होली ऑन्ड में सारे नहीं लेते हो आप, कुछ शेयर्स क्योंकि वो भी एक पब्लिक कंपनी है तो बाकी जो नॉमिनीज को आपने 6 शेयर दे दिए हैं। तो कहते हैं एक प्रपोजल आता है अंडर डिस्कशन विद द कंपनी। क्या प्रपोजल आता है कि दोनों का मर्जर कर दिया जाए क्योंकि होली ऑन्ड सब्सिडरी आपकी। तो देखिए ये हम कहाँ पढ़ के आते हैं, सेक्शन नंबर 233 में पढ़ के आते हैं, रूल नंबर 25 के साथ पढ़ के आते हैं, जहाँ हम क्या कहते होते हैं कि एच एंड होली ऑन्ड सब्सिडरी का क्या हो सकता है, मर्जर हो सकता है। इसी सेक्शन में देखिए स्मॉल कंपनी और स्टार्टअप वाला भी हम पढ़ते होते हैं, जिसे हम साथ में नाम क्या देते हैं, फास्ट ट्रैक। तो देखिए ये पूछा गया, द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स पॉइंट इन द बोर्ड मीटिंग दैट द मर्जर हैज टू बी डन थ्रू फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक है इसलिए सेक्शन 233 वैसे भी लग गया और सेक्शन भी देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो ये थोड़ी आसान चीज़ उन्होंने करके दे दी। लेकिन CS का व्यू ये है मर्जर फास्ट ट्रैक से नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पब्लिक कंपनीज हैं। तो भैया ऐसा तो कुछ है नहीं कि कहीं हमने पढ़ा हो कि पब्लिक कंपनीज का नहीं हो सकता। तो भाई साहब CS साहब यहाँ पे आप इनकरेक्ट हो, क्योंकि सेक्शन तो साफ बोलता है होल्डिंग एंड वॉस होना चाहिए और कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। देयर आफ्टर एनालाइज द वैलिडिटी थ्रू फास्ट ट्रैक मोड। तो हम ये कहेंगे बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं, लेकिन देखिए कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस में हम क्या पढ़ते हैं, 2 बातें पढ़ते हैं। एक हमें यूं कह लीजिए अपनी जनरल मीटिंग में, और दूसरा कह लीजिए क्रेडिटर से अप्रूवल लेनी पड़ती है। जहां हम मेंबर से अप्रूवल लेते हैं 90% जो आपके क्या हैं जिनके पास शेयर्स हैं उनसे अप्रूवल लीजिए, और क्रेडिटर्स में ट्विन लिमिट आती है। एक तो ये मोर देन 50% क्या हो इन नंबर हो, प्लस देखिए इनके पास 90% वैल्यू वाले भी हों। ये अगर अप्रूव कर देंगे तो ये फास्ट ट्रैक मर्जर किया जा सकता है। अगला प्रश्न इसी में है, क्या STC कैन बी मर्ज्ड विद HTC अगर वो HTC क्या है, फॉरेन कंपनी है। तो देखिए भारतीय कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है तो इसके ऊपर हम क्या पढ़ के आते हैं, इसके ऊपर नेक्स्ट सेक्शन आता है 234 एंड रूल नंबर 25A हम पढ़ के आते हैं। और हम क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली होती है वो यही होती है, फॉरेन कंपनी जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में है और नॉट, राइट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो। जहाँ तक कंप्लायंस वगैरह का सवाल है तो हम कहते होते हैं कि भाई आपको प्रायर क्या लेना है, RBI से अप्रूवल लेनी है, एंड साथ में ये मर्जर वगैरह कैसा होगा जब आप कंप्लायंस कर लेते हैं सेक्शन 230 से लेके 232, राइट, वहाँ तक उसका जिस भी रूट से आप चाहें 230 या 232 के रूट से वो सारा आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। अगला प्रश्न 4 नंबर का पार्ट बी है। बढ़िया प्रश्न ये रहेगा, थोड़ा टेक्निकल भी है। देखिए क्या लिखा है, आप एक पब्लिक कंपनी है, आपकी ऑथराइज कैपिटल बताई गई है जिसमें से 40,000 इक्विटी शेयर हैं, 10,000 प्रेफरेंस शेयर हैं। अब ध्यान दीजिए मेन चीज़ क्या है, इशूड कैपिटल कहता है 32,000 इक्विटी शेयर हैं एंड 8,000 प्रेफरेंस शेयर हैं। इसका मतलब इशूड हो गया टोटल 40,000 हो गए, ये ध्यान रखें। जिसमें से कहता है 24,000 एंड 6,000 सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, मतलब वो कम हो गए, टोटल मिला के 30,000 हो जाते हैं। अब कंपनी के कहता है 650 मेंबर्स हैं जिनके पास इक्विटी शेयर्स हैं, 200 जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं। अगर दोनों को ऐड कर लूं तो ये मेंबर बन गया आपके 850, राइट। और कहता है इन्होंने एक पिटीशन दी है साइंड बाय 90 मेंबर्स। अब भाई पिटीशन किस चीज़ की दी है, 90 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहता इन 90 मेंबर्स के पास 3100 इक्विटी शेयर्स हैं, अलेजिंग की कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है। और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ पिटीशन 10 पिटिशनर मेंबर्स जिनके पास 1000 इक्विटी शेयर्स थे, इन्होंने डिसएसोशिएट कर लिया है इस पिटीशन से। कहने का मतलब इन्होंने विड्रॉ कर लिया है, राइट। तो अब देखिए ऑब्वियसली हमारा क्वेश्चन ये आ गया ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर हम सेक्शन 244 पढ़ते हैं। और हम कहते हैं पिटीशन देने के लिए या तो हो भाई साहब 100 मेंबर, और या क्या हो 10% ऑफ मेंबर्स हो, विच एवर इज लेस हम कहते हैं, या फिर क्या हो जिनके पास 10% क्या हो इशूड कैपिटल। तो ध्यान दीजिए कोई लिमिट हमारी लग रही है, 100 मेंबर तो नहीं थे क्योंकि हमने 90 पढ़ा। 10% ऑफ मेंबर अगर हम देखते हैं 10% ऑफ मेंबर भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमें बताया नहीं गया है टोटल मेंबर्स कितने हैं, राइट।
100 मेंबर है नहीं, 10% नहीं है। और 10% ऑफ हम क्या ले सकते हैं, हम इशूड कैपिटल देख सकते हैं, जिनके पास इशूड कैपिटल 10% हो। तो देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है द कंपनी हैज 650 मेंबर्स होल्डिंग इक्विटी शेयर्स एंड 200, दैट मीन्स ये 850 हमें ऑब्वियसली क्या मिल गई, ये टोटल मेंबर्स। देखिए मैं फटाफट पेपर आते सारे डिस्कस कर रहा हूँ, तो इतना कोई ना डिटेल में गया हूँ, पढ़ने में भी थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ, तो कोई हल्के एक आधे कुछ प्लस माइनस हो जाए, प्लीज़ बेयर विद दैट। ये है क्योंकि जो पेपर देखे हैं उनको कहीं वो शौक होता है यार मोटा मोटा में थोड़ा आइडिया पता चल जाए, राइट, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो टोटल मेंबर 850 हैं, तो यहाँ हम इसका क्या ले सकते हैं, स्वाभाविक है हम 10% यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे थे 100 मेंबर, वो कंडीशन तो लगी नहीं, 10% लेते हैं, ये बना भाई साहब 85 बन गया। तो हमने देखा कि एप्लीकेशन किसने दी है, वो दी है 90 ने, तो ये हमारा एक क्या हो गया यहाँ पे बढ़िया कंप्लाइंस हो गया। आप ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्या एप्लीकेशन है, एडमिट हो गई, यस एडमिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम देख रहे थे 10 पिटिशनर, और देखिए अगर 90 में से 10 माइनस हो जाएंगे तो पीछे बचे 80, और हमने पढ़ा था 85 तो चाहिए। पहली बात एक ध्यान दीजिएगा, मेंबर के अंदर दोनों आते हैं, अपने प्रेफरेंस शेयर पे और इक्विटी, इसलिए मैं दोनों को ऐड करते हुए लेके जा रहा हूँ। लेकिन इन्होंने अगर विड्रॉ कर दिया तो पिटिशन के ऊपर क्या कोई फर्क पड़ेगा, ये पूछा गया है, क्या इससे कुछ दिक्कत होगा? स्टिल पिटिशन में कहूँगा यस, ये मेंटेनेबल रहेगी, क्योंकि अगर ये विड्रॉल हो जाता है ड्यूरिंग, जब आपने पिटिशन दे रखी है, ड्यूरिंग पिटिशन भी ये विड्रॉल हो जाए तो ये अनअफेक्टेड होता है। ये अनअफेक्टेड, ये चीज़ लिखी ही नहीं हुई है 244 के अंदर। दरअसल ये केस था राज मुंदरी वर्सेस नागेश्वर राव का, तो इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए दोनों का हमारा आंसर क्या निकल आता है भाई, सब कुछ ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2020 को कहता आप एक पब्लिक कंपनी है और जो भी फूड प्रोसेसिंग वगैरह में है, आपने एक जेवी किया है इस कंपनी के साथ, बोथ द कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जेवी एग्रीमेंट डज नॉट कंटेन, नहीं लिखा है उसके अंदर कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया क्वालिटी को लेके हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। कहता क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ द पार्टीज लेटर ऑन, बाद में एग्री कर लेते हैं कि आर्बिट्रेशन में हम चले जाएंगे क्वालिटी को लेते हुए। सेम ऐसे ही देखिए एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी था। देखिए सिंपली बात क्या हो रही है, बात हो रही है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की। तो देखिए हम क्या पढ़ते हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में या तो आप अपने मेन एग्रीमेंट में एक क्लॉज डाल देते हैं, और अगर नहीं डाली है तो आप सेकंड टाइप ऑफ एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं सबमिशन एग्रीमेंट। आप एक अलग से एग्रीमेंट बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप लेटर ऑन बना रहे हैं तो ठीक है, ये एक सबमिशन आपका एग्रीमेंट हो गया। तो डेट वॉज क्वाइट ईजी क्वेश्चन एंड आंसर। तीसरा थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा क्या रादर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शायद आपको लगा होगा अरे यार ये क्वेश्चन के बजाय आंसर लिख रहा है, राइट। कैसे, आप एक बैंकिंग कंपनी है, आपकी एक रिकॉर्ड पॉलिसी है कि आपने कहा मेंटेन करेंगे डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियल ऑनर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। देखिए नो डाउट हम क्लियरली ये चीज़ पढ़ के आते हैं, और कहाँ पढ़ के आते हैं, हम सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में पढ़ के आते हैं कि आइडेंटिटी मेंटेन करनी होती है 5 साल के लिए, और आफ्टर द अकाउंट हैज़ बीन क्लोज। लेकिन साथ में हम और क्या पढ़ते हैं कि सिर्फ आइडेंटिटी ही नहीं है, हम ये भी पढ़ते हैं एज वेल एज आपको ये 5 साल के लिए मेंटेन कर रहे होते हैं क्या, अकाउंट फाइल्स एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस उनके साथ में, राइट। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस ये भी आपको प्रिजर्व करना पड़ता है, और ये कहाँ तक होता है 5 साल, और साथ में हम क्या, जब ये अकाउंट क्लोज हो गया, और हम क्या पढ़ते थे, रिलेशनशिप जब आपका एंडेड हो गया, whichever is later। क्योंकि आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया कि बताइए क्या ये जो पॉलिसी है आपने सारी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दी है नहीं, तो जो आपने लिखा हुआ क्वेश्चन में उसके साथ ये थोड़ा आप ऐड ऑन कर सकते थे। साथ में देखिए इससे, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है, और देखिए इंस्टीट्यूट ने पीछे इससे रिलेटेड कुछ रूल्स इंसर्ट किए थे। रूल नंबर देखिए 3 से लेके 5 तक, 3, 4, 5 भी आप चाहते या अगर आप कोड कराएं तो अच्छी बात है। रूल नंबर 3 में आप ये कहते होते हैं कि भैया 10 लाख से ज़्यादा का अगर फॉरेन करेंसी है इक्विवेलेंट है वो रिकॉर्ड करना है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी ये लिमिट के साथ करना है। रूल 4 में हम पढ़ते हैं भाई आप रिकॉर्ड करेंगे किसका, नेचर का, अमाउंट का, डेट एट्सेट्रा, ये सब आप रिकॉर्ड करेंगे। और रूल नंबर 5 में आप कहते हैं सॉफ्ट के साथ साथ आपको क्या बनानी है, हार्ड कॉपी, दोनों की दोनों इस तरह से आपने मेंटेन करनी है। तो थोड़ा ये चीज़ें ऐड ऑन करके आप अपना आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4,
तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता ये कंपनी रेगुलरली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल कर रही है, लेकिन नो डाउट पिछले 5 साल से इसे नुकसान हो रहा है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज की लायबिलिटीज जो है 10 गुना है एसेट्स के हिसाब से, तो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है और इसलिए आरओसी का कंक्लूजन ये है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। किसमें बंद कर दिया जाए? पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि पैसे नहीं दे पाएगी। आरओसी ने एक पिटीशन फाइल कर दिया एनसीएलटी के पास 272 में फॉर वाइंडिंग अप, लेकिन उसने कोई प्रीवियस सैंक्शंस नहीं ली हैं। अब क्वेश्चन क्या है? पहली बात, अगर हम सैंक्शंस की बात करें, जब आरओसी पिटीशन देता है तो उसे सैंक्शन किससे लेनी पड़ती है? ये सैंक्शन लेनी पड़ती है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट करके रीजनल डायरेक्टर को, और ये क्या करते हैं, ये सीधा ही अप्रूव नहीं करते, ये पहले क्या देते हैं, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू कंपनी, कह लीजिए एक नोटिस। उसके बाद देखिए आरओसी पिटीशन दे सकता है, तो एक डिफॉल्ट तो हमें नजर आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछे गए सर्कमस्टांसेस जब कंपनी बंद की जा सकती है, तो डैट मीन्स यहाँ पे बात 272 की नहीं आई, ये सेक्शन 271 में आ गए, जहाँ आप क्या पढ़ते हैं, 5 ग्राउंड पढ़ते हैं कि जहाँ हम इसे बंद कर सकते हैं। ये आपको पता ही होंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी पास करे, या देश हित में कह लीजिए इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इंटरेस्ट, या एप्लीकेशन दी है, किसने दी है, यही आरओसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर वगैरह ने दी है, राइट। या आपका 5 साल से फाइलिंग का क्या है, डिफॉल्ट है एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एंड नंबर 5 हम क्या पढ़ते हैं, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। तो ये हिस्सा तो आपको वैसे बड़ा इजी लगा होगा, लेकिन नो डाउट सेकंड पार्ट में एग्जामिन द वैलिडिटी, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो आपकी पिटीशन है ये इनवैलिड होगी, क्योंकि ऊपर मैंने लिख दिया 272 का आपने कंप्लायंस नहीं किया, जो कि आपको CGRD से अप्रूवल लेना था। चलिए कहानी आगे बढ़ती है। अगला प्रश्न 4 नंबर का है। यहाँ पे RFC एक सिंगापुर की कंपनी है, बिजनेस प्लेस है भारत में। क्लियर हो गया? तो भाई साहब यहाँ पे आप क्या बन गए, हमें पता चल गया, आप बन गए फॉरेन कंपनी, जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर। कंपनी ने इशू किए हैं ये कुछ 5 लाख शेयर्स, एक 100 का है, USD में है, 4 लाख उसमें से इक्विटी है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कहता है इशूड शेयर कैपिटल इज फुली पेड अप, सिर्फ दिक्कत कहीं 5000 प्रेफरेंस शेयर्स के 50 रुपये अभी तक अनपेड हैं। देखिए हम इस चैप्टर में क्या पढ़ के आते हैं, 22 में हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 379, जहां हम कहते हैं कि हम मान लेंगे आपको डीम्ड इंडियन कंपनी। मतलब इसका इम्पैक्ट क्या है कि चैप्टर नंबर 22 का कंप्लायंस के साथ साथ आपको बाकी कंपनी एक्ट की धाराओं का कंप्लायंस करना होगा। लेकिन डीम्ड कब मानते हैं, हम कहते हैं कि भाई साहब कम से कम 50%, अगर 50% आपकी क्या पेड अप कैपिटल किसके पास है, इंडियंस के पास है। तो इंडियंस में क्या आ जाता है मिलजुल के, या तो देखिए सिटीजन आ जाए, या इवन कह लीजिए कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी जो भारत में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, उसके साथ हम ये लिमिट देखते होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा पेड अप कैपिटल देखते हैं। तो पहली बात आप देखिए कंपनी ने क्या जारी किए हैं, जो इशूड कैपिटल बताया था, जैसे 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, सिर्फ दिक्कत आई है प्रेफरेंस शेयर में। तो ध्यान दीजिए अगर हम देखते हैं कंपनी की पेड अप कैपिटल, PUC यहाँ निकालें, तो आपके इक्विटी शेयर हो गए 4 लाख, एक है भाई 100 रुपये का, राइट, तो डॉलर्स में है, तो ये बन गया जी 4 करोड़। और अगर हम प्रेफरेंस शेयर को देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें दिक्कत नज़र आती है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर माना हमें बताए गए हैं 1 लाख है, इंटू 100 है, बना तो 1 करोड़ है, लेकिन इसमें कॉल इन एरियर खड़ा है, कॉल इन एरियर वो कितना है, 5000 शेयर है, इंटू 50 है, राइट, तो ये बन गया 2.5 लाख। सो डैट मीन्स ये बन गया 97.5 लाख। सो 4 करोड़ 97.5 लाख यूं कह लीजिए, 4.975 करोड़ कह लीजिए, ये है पेड अप कैपिटल। अब क्या बताया गया है, ये एक RJW भारतीय सिटीजन है, इसके पास 26,000 प्रेफरेंस शेयर है, जिसके बीच में 1100 इसके पास क्या है, पार्टली पेड अप शेयर्स हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स थे। साथ में एक ये कंपनी है, ये भारत में इनकॉर्पोरेट हुई है, इसके पास इतने इक्विटी शेयर हैं। तो अगर हम इंडियंस की होल्डिंग निकालें तो हमें क्या नजर आता है, देखिए ये है इसके पास 2,23,500, देखिए इंटू 100 करेंगे तो ये बन गया आपका 2,23,50,000, राइट। और ये RJW जिसके पास क्या थे, 26,000 थे,
इंटू 100 किया, ये बन गया 26 लाख। लेकिन हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉलोनी एरिया 1100 शेयर है और 50 रुपये नहीं आए थे तो 50 ही आए हैं, तो डैट मीन्स बन गया 55,000। सॉल्व करूंगा तो ये बन गया 25,45,000, राइट। तो इनको ऐड करूं तो ये बन गया 2,48,95,000, राइट। तो यहां से आपने इसके साथ ये अमाउंट जब आप सॉल्व करते हैं निकल के आता है, तो ये सॉल्व आप करेंगे तो ये 50% को क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे आप डीम्ड इंडियन कंपनी बन जाएंगे और आपको कंप्लायंसेस करने होंगे। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि भाई आगे कहते हैं रजिस्ट्रार ने क्या किया, रजिस्ट्रार ने एक नोटिस जारी किया 379 में एड्रेस्ड, ऑब्वियसली ये आप जानते हैं 383 में जो भी भारतीय अकादमी आपने बताया होगा कम से कम जिसको भेजना होता है ये नोटिस वगैरह कंप्लायंसेस के लिए भेजा गया। कहता है ये नोटिस डिलीवर हो गया उस एड्रेस के ऊपर। आंसरिंग बताइए, आरएफसी लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी। देखिए फॉरेन कंपनी तो आप हैं ही हैं, राइट। ये तो हमने सेक्शन 2 क्लॉज 42 के मुताबिक देख ही लिया। तो साथ में देखिए 379 में आप क्या बन गए, एक तरह से कह लीजिए डीम्ड इंडियन कंपनी भी बन गया, राइट। वेदर सर्विस ऑफ नोटिस बाय द रजिस्ट्रार इज वैलिड, यस, क्योंकि आपको कंप्लायंस करना होगा। किसका कंप्लायंस करना होगा, 379 का, जिसका मतलब है दिस चैप्टर नंबर 22 सेक्शन 379 से 393A प्लस अदर प्रोविजंस किसकी, ऑफ एक्ट, ये आपको अप्लाई होंगी, इसलिए नोटिस सही आया है। देन अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है। कहता आप एक प्रमोटर डायरेक्टर हैं, इस कंपनी के हैं, आप कई देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। एक कस्टमर है यूएस का जिसको कंपनी ने एक्सपोर्ट किया बट उसने पैसे नहीं दिए। लेटर द कंपनी सेटल्ड द अमाउंट, उसके साथ कहा कि चलिए भैया मांडवाली कर लेते हैं, नेगोशिएशन कर लेते हैं, 50% दे दो। उसने पैसे दे दिए लेकिन हवाला ट्रांजैक्शन। अब भाई ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो 2 नंबर में पैसा आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो लगेगा। कहता मनी वॉज, जो मनी है वो वॉज रिसीव पार्ट, उसका इस्तेमाल कहता। सो दैट्स ए गुड पॉइंट कि यूज़ किया कंपनी ने। एक तो अपनी बिल्डिंग बना ली और बैलेंस जो है वो एक फ्लैट खरीदने के लिए दे दिया गया है टीसी। टीसी कौन है, सन है किसका, टीजेड। टीजेड कौन था, प्रमोटर डायरेक्टर था। आगे उसको ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब कहता भाई साहब रेट डलती है, सर्च वगैरह की जाती है, प्रेमिसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑप्शनों के पास में आ जाते हैं। एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो आपका अटैचमेंट का, जिसे हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 5 में, जिसके ऊपर आपके ऊपर रोक लग जाती है, प्रॉपर्टी वगैरह आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के दोनों ऑफिस भी और फ्लैट के ऊपर ये रोक लगा दी गई है कि भाई साहब आप तो स्केड्यूल्ड ऑफेंस के अंडर आ गए हैं। तो अब इसके ऊपर हम देखते हैं पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है भाई कि बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो बताइए व्हाट इज स्केड्यूल ऑफेंस। तो स्केड्यूल ऑफेंस में तो आप डेफिनेशन लिखेंगे 21Y की, जिसके अंदर आप जानते हो 3 पार्ट आप लिख के आते हो, A B C, और A के अंदर क्या आ जाता है 29 पैराग्राफ्स हैं, राइट। और B के अंदर आ जाता है अगर वैल्यू है 1 करोड़ की, जब जहां आप कस्टम से रिलेटेड डिफॉल्ट करते हैं। और C के अंदर वही पार्ट A वाले या अनडिस्क्लोज मनी वाला जो लग जाता है, क्रॉस बॉर्डर आप ऑफेंस वगैरह करते हैं। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन थी। चलिए कहता अगर कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर दे दिया जाता है तो सारी जो प्रॉपर्टी है उसके राइट्स कहता चले जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 9 कहता है ये वेस्ट होगी प्रॉपर्टी किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तीसरा हिस्सा है बताइए कंपनी के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो देखिए गलती तो आपने की है। तो एक तो ये चीज़ आती है, हम सेक्शन 5 में ही जब अटैचमेंट में पढ़ के आते हैं तो हम ये कहते हैं अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ दोनों में इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, तो आप उसे जो भी लेजिटिमेट व्यक्ति है इसे इंजॉय कर सकते हैं। इवन उसके बेटे के नाम पे करी गई थी, आप कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं इंटरेस्टेड पर्सन उस प्रॉपर्टी को रख सकता है। एक तो ये है भैया, तब तक रख लीजिए। दूसरा देखिए अब ऑब्वियसली आपके खिलाफ ऑर्डर आता है तो आपके पास रेमेडी क्या है। देखिए सेक्शन 26 है, 42 है, क्या करेंगे आप अपील कर दीजिए। इस ऑर्डर के खिलाफ किसके पास कर लेंगे, अपीलेट ट्राइब्यूनल में, और 42 में किसके पास कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाने का टाइम आपको पता होगा 45 दिन, और सॉरी यहाँ पे 42 में हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हैं कितने दिन के अंदर, 60 डेज में, प्लस एक्सटेंशन दोनों जगह है। तो देयर आफ्टर, तो मतलब यहां तक जो मैं क्वेश्चन कहूँ ऐसा कुछ नहीं कि आपने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा तो देखिए, जैसे आपने ऊपर पैरा पढ़ा, 3 पार्ट पूछे हैं,
वो थोड़े डिफरेंट नजर आते हैं। तो टाइम मतलब लेंथी पेपर तो स्वाभाविक निकल के आता है। अगला प्रश्न अगेन 4 नंबर का है, कहता आप एक पब्लिक कंपनी है, आपने पब्लिक से पैसे लिए हैं, किस लिए लिए हैं? कि हम प्लॉट्स डेवलप करेंगे। एक ये स्कीम है कैश डाउन पेमेंट स्कीम। कहता स्कीम में कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशन थी कि प्लॉट अलॉट किया जाएगा आपको 9 महीने के बाद। कोई स्पेसिफिक प्लॉट मेंशन नहीं किया गया था। कंपनी हैज़ अथॉरिटी फॉर डेवलपिंग, अथॉरिटी जरूर है इनके पास, डेवलप वगैरह करेंगे। कहता जो अमाउंट मोबिलाइज है अंडर द स्कीम इसी काम में यूज़ करेंगे, लेकिन कस्टमर्स का जो पैसा आपसे लिया गया है डे टू डे कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट नहीं है। तो यहाँ तक जब आप पढ़ते हैं तो ये परेशान होते हैं, भाई साहब ये क्वेश्चन कहाँ से आया होगा। तो अदर इंफॉर्मेशन ये है, आप स्कीम इज रजिस्टर्ड विद सेबी। जैसे आप यहाँ सेबी देख लेते हैं, बात समझ में आ जाती है कि भैया सेबी है तो आप सेबी के पास इंटरमीडियरीज को सेक्शन 12 में रजिस्ट्रेशन तो करवानी होती है। कहता कंपनी ने रेज किया 100 करोड़। 100 करोड़ जैसे आप लिमिट देखेंगे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो आप पढ़ के आते हैं। कहाँ पढ़ के आते हैं? सेक्शन नंबर 11AA के अंदर पढ़ के आते हैं। प्रश्न भी ये है, कहता बताइए क्या आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है? तो आंसर ये, आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बनते हैं। यस आप बनते हैं। देखिए तब बनते हैं या तो आप रजिस्टर्ड हैं ऑब्वियसली सेबी के पास, ना भी रजिस्टर्ड हैं तब भी, जैसे कह रहे हैं अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इसका भी आंसर यहीं पे है। हम मान लेते हैं आप CIS हो, अगर आपके पास कॉर्पस कितना है? 100 करोड़ का है, तो यहाँ क्लियरली लिखा है 100 करोड़ रुपए आपने रेज किया है। तो बहुत ही इजी सा देखिए क्वेश्चन था, कुछ ऐसा नहीं है। नो डाउट आप अपने ऑब्वियसली आंसर में कुछ कंडीशंस वगैरह भी जैसे लिख के आ सकते हैं। CIS की हम कंडीशंस क्या पढ़ते हैं? हम कंडीशंस यही पढ़ते हैं कि पहली बात CIS हम कब मानते हैं कि भैया लोगों ने मिलके कुछ कंट्रीब्यूशन क्या किया है? पूल किया है, राइट? पैसा आपने क्या किया है भाई? इकट्ठा किया है। नंबर 2 हम क्या पढ़ते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो बंदे पैसे डालेंगे या तो हम उन्हें प्रॉफिट देंगे या हम उन्हें कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं, और प्रॉपर्टी कोई भी हो, जैसे यहाँ था दे सकते हैं, मूवेबल हो या इमूवेबल हो। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि आपको प्लॉट मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 3 ये स्कीम आपके बिहाफ पे क्या की जाती है? आपके बिहाफ पे मैनेज की जाती है। मतलब जो कस्टमर है उसका क्या नहीं होता, आपका कोई डे टू डे मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। यही स्टार्टिंग में लिखा भी हुआ था। बस यही चीज़ें जो लिखी भी हुई थी आप दोबारा से लिखना चाहते हो अलग बात है, लेकिन मेन आंसर का कंटेंट आप देखते हैं तो इतना कोई खतरनाक नहीं था। हाँ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, जैसे ये बी पार्ट में भी देख लीजिए 4 नंबर का, आपने सोचा नहीं होगा इतना आसान प्रश्न आ जाएगा, तो इसे ईजी कहते हैं कि सीज एंड डिजिस्ट का ऑर्डर जब सेबी पास करती है, ऑब्वियसली सेबी की पावर है कौन से सेक्शन में? 11D में हम पढ़ के आते हैं, क्योंकि 11D ही सेबी की मेन पावर ऑफ फंक्शंस का सेक्शन है। तो हम कहते हैं सीज एंड डिजिस्ट का ऑर्डर कब आता है? स्वाभाविक है जब आपने वायलेशन किया है प्रोविजंस का, एक्ट का, रूल्स वगैरह का। और सेबी इसके लिए पहले क्या करती है कि इंक्वायरी करती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इस चीज़ में आप पढ़ते हैं कि ये ऑर्डर नहीं आएगा अगर किसके खिलाफ? अगर आप हैं लिस्टेड कंपनी या फिर इंटेंडिंग टू गेट लिस्टेड है, जिसका मतलब है आपने एप्लीकेशन दे रखी है, उसके खिलाफ ये ऑर्डर नहीं आएगा। अनलेस मतलब आ सकता है जब तक वो किस में ना इन्वॉल्व हो, मैं इसे शॉर्ट में कहता हूँ फुई, फ्रॉडुलेंट, अनफेयर, इनसाइडर ट्रेडिंग में जब तक आप इन्वॉल्व ना हो तो CND सीज एंड डिजिस्ट का आपके खिलाफ ऑर्डर नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर का हमें नजर आता है, कहते हैं आप क्या है? एक पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉरेन करेंसी फंड्स में थ्रू इक्विटी कंट्रीब्यूशन। दैट मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप इंडिया में लेके आना चाहते हैं, मतलब कैपिटल में पैसे लगा रहे हैं एक भारतीय कंपनी में जो कि इन्वॉल्व है किस में? टाउनशिप डेवलपमेंट में। प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इन बैंगलोर। तो कहता बताइए फैमा के हिसाब से ऐसे कर सकते हैं नहीं? देखिए आप इससे रिलेटेड क्या पढ़ते हैं? ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो रेगुलेशंस पढ़ के आते हैं 2000 की, वहाँ पे हम क्लियरली ये पढ़ते हैं कि भाई साहब प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन है किसके ऊपर है? ऑब्वियसली ऑन PROI के ऊपर है। वो कुछ कैपिटल वगैरह में पैसा नहीं लगा सकता, किसी इंडियन एंटिटी में आप नहीं लगा सकते हो। अगर वो एंटिटी 5 चीज़ों की लिस्ट है जिसमें से एक आता है रियल एस्टेट में, अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप पैसा नहीं लगा सकते हो। लेकिन यहाँ क्या है, रियल एस्टेट में एक एक्सेप्शन हम बड़े क्लियरली पढ़ के आते हैं कि इसमें आप लगा सकते हो। और ये क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं जी डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? टाउनशिप कह लीजिए, राइट, जो कि यहाँ हमने क्वेश्चन में देखा भी।
या कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का, चाहे रेजिडेंशियल हो या क्या हो, कमर्शियल वॉट प्रेमिसेस, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो एक्सेप्शन है। तो प्रश्न यही था, बताइए फिजिबिलिटी, तो आंसर क्या कहेंगे, यस आप ये इन्वेस्टमेंट एफडीआई कर सकते हैं। आल से अगेन इट्स इजी क्वेश्चन, कोई टफ वाली बात नहीं है, सीधा सीधा ही था। देयर आफ्टर मतलब पेपर में नजर क्या आता है, जो बच्चा मोटा मोटा ऊपर ऊपर से पढ़ जाता है वो हैंडल नहीं कर पाएगा। गहन स्टडी मतलब एक एक चीज आपने पढ़ी हो ये हैंडल करनी होगी। पिछले मैं 2020 से, कोविड के समय से कह लीजिए, 2020, 21 जो भी हमारे पिछले 4 का अटेम्प्ट गए हैं, इससे पहले मैंने बार बार हर बार यही कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करता है इंस्टीट्यूट, आप बिल्कुल ईजी पेपर लेके चलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डीप जिसने स्टडी किया उसके लिए उसको इतना टफ पेपर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज तो देखिए सबको क्या लगा होगा, टफ लगा होगा। देन कहता आपकी ने एक ओल्ड एसोसिएशन बना रखी है स्टूडेंट्स की, कि जहां पे आप प्रोवाइड करते हो कोचिंग एंड हॉस्टल फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में। तो मिस्टर एक मुरुगन है, वो भारतीय ओरिजिन के हैं लेकिन वो अमेरिकन सिटीजन हो चुके हैं, ये था हाईलाइट वाला पॉइंट, और अमेरिका में सेटल्ड हैं। तो ये साथ में ओसीआई भी हैं, मतलब ड्यूल सिटीजनशिप ले रखी है इंडिया के भी, लेकिन ये अमेरिकन सिटीजन है, बात यहाँ समझिएगा। मिस्टर मुरुगन ने डोनेट किया है 10 लाख रुपया अपनी सेविंग से थ्रू बैंकिंग चैनल। तो एफसीआर एक्ट में पूछा गया क्या डोनेशन ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानी जाए। बढ़िया प्रश्न मैं कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये ओसीआई लिख देने से थोड़ा सा हमें डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। पहली बात, फॉरेन कंट्रीब्यूशन 21H के अंदर आप क्या पढ़ के आते हैं, आप पढ़ते हैं डीडीटी किया, डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर, किस चीज़ का, एसीएस का, डेट इज आर्टिकल हो, करेंसी हो या सिक्योरिटी हो। बड़ी बात ये थी, किसने किया भाई साहब, ये किया फॉरेन सोर्स ने किया। अब प्रश्न है, ये बंदा बाहर चला गया, क्या इसे फॉरेन सोर्स मानेंगे? मानेंगे तो ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन बनाना। तो फॉरेन सोर्स का आप डेफिनेशन पढ़ के आते हैं 21J के अंदर, जिसके अंदर आप 10 पॉइंट पढ़ते हैं। आखिरी पॉइंट याद कीजिएगा, क्लॉज नंबर 10 आता है। क्लॉज नंबर 10 में साफ लिखा गया है फॉरेन सोर्स मानेंगे अगर पैसा किससे मिला है, अगर पैसा मिला है ये फॉरेन सिटीजन से। तो प्रश्न है, क्या ये फॉरेन सिटीजन है? यहां सीधा देखिए लिखा है अमेरिकन सिटीजन है, तो इसलिए चाहे वो ओसीआई लिखा हो, अमेरिकन सिटीजन है, डेफिनेटली हम इसे क्या कहेंगे, यस इसको लेके चलना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या आंसर होगा अगर वो स्टिल इंडियन सिटीजनशिप लेके बैठा है? तो सिंपल सी बात, आप क्या बन गए, आप बन गए एनआरआई। सो आप क्या नहीं है, फॉरेन सोर्स नहीं है। जब फॉरेन सोर्स ही नहीं है तो क्या नहीं है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी ये नहीं है। वैसे भी इस तरह का देखिए, अगर स्टडी मैट में देखेंगे एक एग्जाम्पल भी था, बस ट्विस्ट इन्होंने क्या डाला, साथ में ओसीआई वर्ड डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ये बैलेंसेस दे रखे हैं आपको बैलेंस शीट में से उठाते हुए, ठीक है जी, दे रखे हैं। तो हमें ऑब्वियसली क्या देखना होगा, हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे देखना होगा, भाई है किस चीज़ के ऊपर। कहता ये आ गया जी, निधि कंपनी से रिलेटेड, जिसके ऊपर आप 406 चैप्टर 26 में और निधि रूल्स के हिसाब से आप पढ़ते हो। कहता बताओ जी, कंप्यूट द नेट ओन्ड फंड्स। देखिए नेट ओन्ड फंड्स निकालने हैं तो ऑब्वियसली हम रूल नंबर 9 के अंदर पढ़ के आते हैं, और हम रूल नंबर 9 में कहते हैं, वैसे भी नॉर्मली आपने निधि में सुना होगा प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं, प्रेफरेंस शेयर को नहीं आप कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली ये बन गया, और पेड अप इक्विटी एंड फ्री रिजर्व्स नेट ओन्ड फंड्स बन गए आपके, राइट। और वैसे भी हम कंडीशन ये पढ़ते होते हैं कि नेट ओन फंड्स निधि कंपनी के कम से कम कितने होने चाहिए, 10 लाख रुपए के होने चाहिए, जो रूल नंबर 5 में भी आप पढ़ के आते हैं। अब प्रश्न क्या है, कहता है कंप्यूट कीजिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स जो कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। तो रूल 11 में हम पढ़ के आते हैं कि आप डिपॉजिट ले सकते हो, मैक्स जो ले सकते हो 20 गुना ले सकते हो, किसका, आपके नेट ओन फंड्स का, जो ऊपर हमने देख लिए, जो भी 2 आइटमें थी ऐड करके उसको 20 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सा सीधा इस तरह से ये प्रश्न था आपका। अगला कहता आप एक प्राइवेट लिमिटेड है, आप स्मॉल कंपनी है, बढ़िया प्रश्न है। ये है जिसमें देखिए 100% आपकी वाट लगी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे दिया है, लेकिन आप अभी लेस देन 3 ईयर्स, मतलब देखिए हम बड़ा क्लियरली पढ़ के आते हैं भाई, हम कहाँ पढ़ के आते हैं, हम सेक्शन 182 ध्यान दीजिए, 182 में पढ़ के आते हैं, आपके ऊपर रोक है, आप पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हैं अगर आपको बने हुए अभी 3 साल से कम हुए हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट लगा तो स्वाभाविक है आपने डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी हम 182 में क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कंपनी के ऊपर पढ़ते हैं, ओआईडी के ऊपर पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं कंपनी को लगेगी 5 गुना जितना आपने डोनेशन दिया मैक्स।
सेम वे ओआईडी के ऊपर भी है, लेकिन ओआईडी को साथ में ससुराल बोले तो जेल मिल सकती है 6 महीने की मैक्सिमम। देखिए आपने कितना पैसा दिया, साफ लिखा जी 1 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख रुपए की पेनल्टी बनी। यही पूछा आपसे, लेकिन ये गलत जवाब है। क्यों है? अरे भैया आप स्मॉल कंपनी हो, होता क्या है आपके ऊपर फाइन ठोक दिया गया 5 लाख, यही बना, मैंने निकाल के दिखाया। अब आपसे पूछा गया है कि जो ए ने पेनल्टी ठोकी है क्या ये सही है, और ये पूछा गया है, उन्होंने अप्रोच किया आरओसी को कि हमारे ऊपर तो कम लगनी चाहिए, तो कम लगेगी क्या? तो ये है प्रश्न। इज इट पॉसिबल टू लिवाई लेस पेनल्टी? ऑब्वियसली द आंसर इज यस। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 28 से रिलेटेड। ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 28 जो हम स्पेशल कोड पे पढ़ते हैं, देखिए सेक्शन उसका है 446B, जो कि क्या किस पे डील करता है? लेसर पेनल्टी पे डील करता है। और ये लेसर पेनल्टी किसके लिए होती है? नेचुरल है, स्मॉल कंपनी भी है, इवन ओपीसी भी है, स्टार्टअप भी है, अगर आपको याद हो प्रोड्यूसर कंपनी भी है, और साथ में ओआईडी या एनी अदर पर्सन वगैरह उनको पर भी ये लेसर पेनल्टी है। क्योंकि अब स्मॉल कंपनी हमारा क्वेश्चन था, तो पहली बात तो यस ऐसा हो सकता है। अगर यस है तो कहता है बताओ क्वांटम ऑफ पेनल्टी। तो हम ये पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया इसमें ये चीज़ है कि आप कितनी पेनल्टी लगा सकते हैं 446B में। कहता है मैक्सिमम आप हाफ लगा सकते हो ऑफ रेलिवेंट सेक्शन। जैसे यहाँ रेलिवेंट सेक्शन कौन सा लगा? 182। तो 182 में पेनल्टी आपकी कितनी बन रही थी भाई? 5 लाख बन रही थी, तो भैया आधी लगा सकते हो। तो जवाब क्या है? 2.5 लाख रुपए। लेकिन 2.5 लाख रुपए भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन आगे कहता है सब्जेक्ट टू, तो यहां जैसे 5 लाख का अगर हाफ लेंगे 2.5 लाख हो गया, राइट। लेकिन उसके ऊपर भी एक लिमिट है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। कहता है मैक्सिमम ये लगेगी, कंपनी के ऊपर अलग है, ओआईडी के ऊपर अलग है। कंपनी के ऊपर लग सकती है 2 लाख, इसके ऊपर लग सकती है 1 लाख रुपए। तो आपसे ये पूछा गया कंपनी के ऊपर बताओ कितनी लगेगी, तो 2.5 लाख, 2 लाख सॉल्व करके क्या आ गया? 2 लाख रुपए। तो ये चीज ऐसी है तभी हैंडल हुआ होगा अगर बेटा जी आपको दोनों सेक्शनों की पेनल्टी के बारे में पता है। तो इसको डेफिनेटली मैं एक टफ प्रश्न स्वाभाविक है कह सकता हूँ, क्योंकि बच्चे हमेशा ही कहते हैं सर पेनल्टी क्या करें, इतनी पेनल्टी है, दिस एंड दैट। आई अंडरस्टैंड बट आई कांट हेल्प इट, राइट। सो आप एक प्राइवेट कंपनी है और आप कॉर्पोरेट डेटर हैं और आप एक एसएमई हैं, मतलब पीपीआईआरपी समझ गए होंगे, आईबीसी का ये प्रश्न है। तो कहता आपने 60 लाख रुपए क्रेडिटर को देने थे, लेकिन कोविड-19 ने आपकी बैंड बजा दी है, पेमेंट शेड्यूल सब डिस्टर्ब हो गया, डिफॉल्ट हो गया, पीपीआईआरपी के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली ये कुछ स्टेप्स हमने लिए हैं। देखिए पीपीआईआरपी पे ऑब्वियसली हमारा मेन सेक्शन क्या आता है? पहला सेक्शन ये आता है 54A के ऊपर, राइट। देखिए क्या कहता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है रिलेटेड पार्टी नहीं है, 66% इन वैल्यू जो है उन्होंने प्रपोज किया है मिस्टर प्योर का नाम एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन। ये बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं 54A में यही लोग करेंगे और 66% वैल्यू के साथ करेंगे, ये ओके है, ये चीज़ ठीक है। कहता है मेजॉरिटी ऑफ बीओडी ऑफ द कंपनी ने एक डिक्लेरेशन दी है कि हमारी फ्रॉड करने की मंशा नहीं है। तो एक पॉइंट तो आपने ठीक दे दिया, लेकिन डिक्लेरेशन में हम 2 चीज़ों और पढ़ के आते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है नथिंग मोर। तो और क्या पढ़ के आते हैं भैया? सेकंड पॉइंट ये होता है कि आप ये कहते हैं कि एप्लीकेशन हम दे देंगे पीआईआरपी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन में? 90 दिन के भीतर। नंबर 3, आप अपनी तरफ से किसी नेम किसका? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का क्या करते हैं? ऑब्वियसली प्रपोज करते हैं ताकि वो क्या बन जाए? आरपी बने, राइट। तो यहाँ पे ये थोड़ी गड़बड़ थी, ये दिख रहा है हमें। थर्ड पॉइंट के अंदर कहता मेंबर्स ने क्या पास कर दिया? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये गलत है साहब, क्या पास करना होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, राइट। तो क्वेश्चन देखिए 54A पे था और पीपीआईआरपी में पिछले 2 टाइम से भैया बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ पीपीआईआरपी के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। दिस इज व्हाट आई सेड फॉर दिस अटेम्प्ट, कि आएगा ही आएगा भाई, नई चीज थी, आना ही आना है। तो और क्वेश्चन में इसे कोई टफ नहीं कह रहा हूँ। 3 पॉइंट हो गए। आगे कहता कोई आपने अप्रूवल नहीं ली है फाइनेंशियल क्रेडिटर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऑन एनी मैटर। देखिए हम ये पढ़ के आते हैं कि भैया जहाँ तक फाइनेंशियल क्रेडिटर का सवाल है तो इनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है 60% इन वैल्यू के साथ। और किस चीज़ की? कि अगर आप फाइल करना चाहते हैं एप्लीकेशन पीपीआईआरपी के लिए, और साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी बाय मेजॉरिटी आपको ये अप्रूवल वगैरह लेनी
पड़ती हैं। तो ये बेसिक से जो चीज़ लिखी है उसके ऊपर आंसर जस्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसी के ऊपर अब इन्होंने क्या किया, अब आपसे पूछ लिया वेदर द एक्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर प्रपोजिंग नेम ऑफ इज वैलिड, ऑब्वियसली यस, क्योंकि 66% से हो गया था। क्या डिक्लेरेशन इज इन अकॉर्डेंस, नो, क्योंकि मैंने कहा था 2 पॉइंट शॉर्ट है। वेदर द रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेंबर्स, क्या ये सही है, नो, क्योंकि मैंने कहा था एसआर चाहिए। आर देयर एनी रिक्वायरमेंट्स टू गेट अप्रूवल, हाँ ये हमने कहा था बोर्ड से और इनसे चाहिए, यस ये चाहिए। इनके जवाब मैं ऊपर आपसे डिस्कस कराया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6A, ऑब्वियसली कुछ बेसिक चीज़ें आप सारे जानते हो, जो भी मैंने डिस्कशन किया कि भाई पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, बाकी में से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। और नॉर्मली एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी होती है, तो देखिए यहाँ पे इंटरनल चॉइस पे आपको नजर आ रही है। ABC इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। A बना 3 साल के लिए, 3 साल के लिए बनो तो हम मान के 5 साल का ही चलते हैं आपका टेन्योर। B बना है 5 साल के लिए। C है वो, क्योंकि 2 टेन्योर मिल जाते हैं, तो C के 2 टेन्योर हो चुके हैं। कहता इन सब का टेन्योर 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा, लेकिन कंपनी प्लान कर रही है इन रीअपॉइंट कर दी जाए इन सब की। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, C तो हो नहीं सकता, तो हम क्या कहेंगे A एंड B कैन बी। आप इन्हें रीअपॉइंट कर सकते हो, लेकिन अगर रीअपॉइंट करना होता तो एक कंडीशन होती है, आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से नहीं कर पाएंगे, आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये हम पढ़ के आते हैं 149(10) के अंदर। व्हाट अबाउट सी? सी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 2 टेन्योर मिलती हैं, तो 2 टेन्योर के बाद आपको 3 साल का गैप डालना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कूलिंग पीरियड, और ये पढ़ के आते हैं हम सब सेक्शन किसमें, 11 में। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको ईजी लगा ही होगा। नेक्स्ट इसके साथ जो चॉइस वाला हमारे पास प्रश्न आ रहा है, कहता है मिस्टर जैक एक यंग एनर्जेटिक 24 साल के अमेरिकन सिटीजन है, भारत में आगे जनवरी 2021 में नौकरी करने के लिए। तो ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो होता क्या है, एक ये कंपनी है, लिस्टेड है, तो ये सॉफ्टवेयर वगैरह में है, इन्होंने एमडी बना दिया इनको। ठीक है जी, एमडी बना दिया तो सेक्शन 196 लग गया, राइट। अब एमडी बना दिया है, अब कहता है एजीएम होती है, उसमें कर दिया इन्हें। अब आपसे पूछा गया बताइए सब चीज़ें वैलिड हुई हैं या नहीं हुई हैं, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ, क्योंकि हमें शेड्यूल 5 का कंप्लाइंस करना पड़ता है। कहता है बताइए क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं है। देखिए हम एक चीज़ बड़ी सिंपल कहते हैं, वो ये है कि शेड्यूल 5 के मुताबिक जब हम चलते हैं, ऑब्वियसली पार्ट 1 के मुताबिक जब हम चलते हैं, नेचुरल है यहाँ पे सेक्शन 196 की भी बात हो रही है, तो एक कंडीशन आती है कि आप रेजिडेंट होने चाहिए लगातार कितने महीने के लिए, 12 महीने प्रोसीडिंग वॉट, अपनी अपॉइंटमेंट से पहले। तो ये एक कंडीशन है। तो हमें देखना है कि आप अपॉइंट कब होते हैं। आप अपॉइंट हुए 11 नवंबर को, राइट, और आप इंडिया में कब आए थे? आप आए थे जनवरी में। तो यहां एक डिफॉल्ट हो गया, 12 महीने पूरे नहीं होते हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, आप अपॉइंट नहीं हो सकते, कांट भी, पंगा पड़ गया, एज नॉट रेजिडेंट। ये कंडीशन थी पार्ट 1 के अंदर, शेड्यूल 5 के अंदर। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं कि हम वेरिएंस कर सकते हैं शेड्यूल 5 के अंदर, राइट, ये हम पढ़ के आते हैं। और उसमें हम ये पढ़ते हैं कि भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या ले लें, अप्रूवल ले लें। तो अगर वेरिएशन है तो इसे अपॉइंट भी कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या ले लीजिए आप, अप्रूवल ले लीजिए। मतलब बोर्ड मीटिंग तो चाहिए उसमें अपॉइंट होता है, और नेक्स्ट जनरल मीटिंग में आप इसे क्या करते हैं, रेटिफाई करते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये है इसके अंदर मेन पॉइंट। देन क्या कहता आंसर होगा अगर ये कंपनी SEZ में। देखिए जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो कोई टेंशन नहीं, कैन बी, क्योंकि ये रेजिडेंट वाली जो कंडीशन है डज नॉट अप्लाई, ये लगती ही नहीं अगर SEZ में है। तो यहाँ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह का वेरिएंस का कोई ऐसा पंगा नहीं है। अगला प्रश्न, ABC लिमिटेड है, द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स होती है 15 जुलाई 2021 को। एक डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग फिजिकली अटेंड की, ऑल अदर 5, तो एक चीज सीखने को मिल गई, टोटल डायरेक्टर कितने हैं भैया, 6 हैं। और मीटिंग कैसे, ये 5 कैसे आते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह से आ गए। और इसमें क्या अप्रूव होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल होती हैं। आपसे पूछा गया है क्या ये कॉरम है। देखिए कॉरम के ऊपर हम क्लियरली 174 में पढ़ते हैं कि कॉरम क्या होता है, टोटल डायरेक्टर का 1/3, दैट इज 2, और कंपेयर विद 2 विच एवर इज हायर।
तो यहाँ तो एक ही फिजिकली आया, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे प्रॉपर कॉलम है, क्योंकि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन से आते हैं आप काउंट होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, यस यहाँ पे कंप्लायंस हो गया, 2 की बजाय 6 हो गए हैं। कहता आपने अप्रूव कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अप्रूव कर सकते हैं, क्या ये सही है? ये भी वैलिड है। दरअसल क्या है, जब हम पढ़ते हैं 173(2) उसके अंदर लिखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट से प्रिस्क्राइब कर सकती है, कुछ मैटर्स को एक्सक्लूड कर सकती है जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह से नहीं कर सकते हैं। तो ये पहले होता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन वो रूल हटा दिया गया है। तो डैट मीन्स ये बिल्कुल वैलिड है, चाहे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हुई है। सी पार्ट में कहता आप एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है और कंपनी जो रेज करना चाहती ईसीबी, डेट में समझ गए फेमा का प्रश्न है, और ऑटोमेटिक रूट से आप 3 मिलियन ले सकते हैं, कहता लेना चाहते हैं 3 साल के लिए, और ये पार्शियली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर से लेना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए लेना चाहते हैं, और अपने ही शेयर होल्डर से लेना चाहते हैं। परफेक्ट है जी, एक एक चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी के लिए यही लिमिट है फाइनेंशियल ईयर की 3 मिलियन, और उसके लिए मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड भी 3 साल का ही है वैसे, जबकि वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए 5 साल का होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। देन यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइस द कंपनी ऑन द मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी तो मैंने बोल दिया, ये ठीक है भाई। फॉर्म्स पूछे गए हैं, फॉर्म्स की बात करें तो देखिए कि आरबीआई को आपको देना होता है FCGPR, और देन देखिए आपको मंथली रिटर्न भी अपनी फाइल करनी पड़ती है, और जिसके अंदर आप ECB 2 ऑफ फाइल करते हो। एंड अमाउंट मैंने पहले बोल दिया, यही 3 लाख की आपकी क्या है, 3 मिलियन US डॉलर और इट्स इक्विवेलेंट, तो परफेक्ट है। तो इसके बाद कहता राम एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, इन्वेस्टर है, डिबेंचर होल्डर है, और उसके पास ये ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर बॉन्ड है, और ये मैच्योरिटी पे होंगे विद प्रीमियम। ये है कंपनी का नाम। 0 इंटरेस्ट बॉन्ड्स जो है, कहता है ये अमाउंट बनता है 3 करोड़ जो 2016 में मैच्योर होंगे, लेकिन सीडी ने ये पैसे नहीं दिए, इसलिए राम जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर है, एप्लीकेशन वो देना चाहता है CIRP के लिए NCLT। ऑब्वियसली फाइनेंशियल क्रेडिटर हम सेक्शन 7 के अंदर पढ़ के आते हैं। तो अब आपसे पूछा गया वेदर राम इज एलिजिबल, तो बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही बढ़िया है। देखिए हम सेक्शन 7 में जो पढ़ते हैं, जब एप्लीकेशन देनी होती है फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो उसमें हम पढ़ते हैं अगर कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जैसे ये डिबेंचर आ गया, तो उसमें साथ में लगता है कि 21 सेक्शन 6A और उसकी क्लॉज नंबर A। हम कहते हैं जब आपने एप्लीकेशन देनी है तो क्या होना चाहिए, कम से कम ऐसे 100 सच क्रेडिटर या 10% किसका, ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच क्रेडिटर, तभी आप एप्लीकेशन दे पाओगे, अकेले नहीं दे पाओगे। यहां तो अकेला राम देना चाहता है, तो हम कहेंगे क्या आप एलिजिबल हो, नहीं, नो, क्योंकि ये लिमिट का कंप्लायंस करना पड़ेगा। देन दूसरा है वेदर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बॉन्ड्स पेबल ऑन मैच्योरिटी डेट अमाउंट टू डेट। तो देखिए डेट से रिलेटेड पूछ रहा है, तो उसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 11 में, और डेट के अंदर वर्ड क्या आता है, क्लेम आता है, तो हम क्लेम का मीनिंग पढ़ के आते हैं सेक्शन 3 क्लॉज नंबर या सब सेक्शन 6 के अंदर कह लीजिए, और उसके अंदर साफ बताया गया है कि कोई भी क्लेम है तो एक राइट ऑफ पेमेंट है, राइट ऑफ रेमेडी है, उसमें हम साफ कहते हैं चाहे पैसा मैच्योर्ड है या अनमैच्योर्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इसलिए वो क्या है, डेट, ऑब्वियसली ये क्या बना, डेट बना। तो बेटा जी इसके साथ मैंने ये डिस्कशन कंप्लीट करी है, और बहुत फास्ट करिए, पेपर आते सारी तुरंत, क्योंकि आज की डेट है, आज ही आपको ये वीडियो मिल रहा है। कोई एक आधी गलती भी दिखी हो सकती है, क्योंकि ना इतना डीप में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मोटा ऊपर पढ़ता गया और उसका जवाब मोटा ही आपसे शेयर किया है। जिनके एग्जाम चल रहे हैं फॉर गॉड सेक वो डेफिनेटली ना देखिए, मैंने पहले भी ये कहा, और उनके एग्जाम्स ऑब्वियसली ग्रुप 2 के पेंडिंग है, उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जिनके पेपर आगे भविष्य में होने हैं वो 100% देखिए, और ऑब्वियसली उन्हीं के लिए मेन ये वीडियो आज के दिन दिया गया है, क्योंकि क्यूरियोसिटी लेवल रहता है कि पेपर कैसा आया, क्या हुआ क्या नहीं, तो आप जरूर देखिए, राइट। सो God bless.